नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस ये रहेगा एसएससी सीजीएल 2025 में के एग्जाम जब मेंस की डेट आई 18 दिसंबर के आसपास और उसी दिन मेंस का रिजल्ट, तो उस दिन से मेरे मेंस के मॉक्स दिया। ठीक है। 1 महीने का टाइम था मेरे पास। उस दिन से जब मैंने मेंस का मॉक्स देना स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट मॉक में 250 नंबर पूरे ऐसे। लास्ट फिर जो 18 दिसंबर से 18 दिसंबर 30 दिन का हमारे पास टाइम था हमको। और अब किया गया था जब मुझे प्री का रिजल्ट दिया, तो प्री का रिजल्ट से मेंस के रिजल्ट तक पूरा ऐसे 30 दिन का टाइम था। ठीक है। तो फर्स्ट मॉक मैंने 18 दिसंबर को दिया स्पीड। ठीक है। तो मेरे 250 आए। और जब लास्ट मॉक मैंने पेपर से 1 दिन पहले दिया तो मेरे 350 आए। तो मैंने ऐसा क्या करा इन 30 दिनों में कि मेरे मॉक्स में इंक्रीज 100 नंबर का हो। तो ये मैं आपको बताऊं। ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरे इतने इतने कम कमाई एक में बताऊं। ठीक है। ठीक है, आगे तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा अच्छा से बताऊंगा। एक्सप्लेन करूंगा जो सीजीएल 2025 से सेलेक्टेड एक्सपीरियंस है ना, लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 में, तो आप देख रहे हैं मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है बहुत। आप देख लो, कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको मॉक्स कैसे देना चाहिए। अगर लेवल 7 में पोस्ट हो और दोबारा जो एग्जाम रैंक लाने के लिए या होम पोस्टिंग के लिए, तो एक बार देखना। ठीक है। मॉक मैंने ऐसा क्या किया कि 100 मार्क्स पर इंक्रीज आया इन जस्ट 30। ठीक है। तो ये चीज बताने से पहले कुछ टाइम पहले पे आ जाते हैं जब इसका फॉर्म है। सीजीएल 2025 फॉर्म भरा था जून जून 2025 में। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, तब मैंने फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के पेज में थोड़ा सीरियस नहीं था। क्यों नहीं सीरियस था? मेरी मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और रीजनिंग और जीके और इंग्लिश मेरी माँ। ठीक है। ऐसे होता है मेरा ये है। ठीक है। मैथ्स रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट है और जीके और इतनी ज्यादा भी नहीं। वो शिफ्ट कभी मॉक में जीके में नंबर ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम। तो जीके लक बेस्ड होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश लक बेस्ड नहीं। तो मेरे 1 जुलाई से मैंने का सब्सक्रिप्शन लिया 1 जुलाई के आसपास। और मेरे मॉक्स देने शुरू किए। मेरा फोकस ये था, 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, मैथ्स में मेरे 50 आते ऑल बोर्ड पे। रीजनिंग में मेरे 50 आते, क्योंकि मैं फ्रेशर नहीं था, मैं रिपीटेड स्टूडेंट था। मैंने पहले भी मॉक सीजीएल 24 दिया। जीके में मेरे 20 के करीब आते थे। मैं एवरेज बता रहा हूँ, आप सोचोगे एवरेज 50, हाँ मेरे 50 आ जाते थे बहुत। 10 में से 9 8 9 मौकों में 50 आ जाते थे रील। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता था, मतलब एक आधे मॉक में एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता था। ठीक है। एक आध हर मॉक में एक आधा क्वेश्चन गलत नहीं था। 10 मॉक ये तो उस एक मॉक में ऐसा होता था कि मेरे 50 में से 50 नहीं आएंगे। 100 मतलब दोनों में 100 इन लोगों को सब्जेक्ट को मिला दो तो 100 में से 100 आदमी प्रोबेबिलिटी मेरी 90% की। बस मुझे मॉक में ऐसे ज्यादातर। और उस एक उससे अगले वाले एक बॉक्स में 100 नहीं आते थे, उसमें ऐसे 1 2 नंबर लग जाते थे। एक क्वेश्चन इसमें या एक क्वेश्चन इसलिए मेरी सब्जेक्ट के दोनों सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग। ठीक है। और प्री के हिसाब से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, वो आराम से ऑलिव बोर्ड मेरे लिए आराम से। और ऑलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा हाई। ठीक है। टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा कम। ठीक है। इंग्लिश में 40 तो अच्छा खासा स्कोर रहता था, 50 100 160 लेवल। लेकिन असली के एग्जाम में क्या हुआ 13 सितंबर को, असली के एग्जाम में क्या हुआ, मेरे मैथ्स में रह गए 44, रीजनिंग में रह गए मेरे 45.5। मैं रीजन बताऊंगा। ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ क्या है, मेरे जो मॉक्स में आते हैं मॉक्स में भी बहुत बार 50-50 आया। मेरे पेपर में भी मॉक्स का गलती बोल दिया, मेरे पेपर में भी दोनों में 50-50 आया बहुत बार। सीएचएस में और सीजीएल में भी। जीके में मेरे 16 नंबर है,
जीके थोड़ी और इंग्लिश में मेरी बहुत सी मिस्टेक्स हो गई 29.5। और बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ इंग्लिश में, सी मिस्टेक्स नहीं, सॉरी। सबसे पहले मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मेरी स्ट्रेटेजी रहती है सबसे पहले 100 नंबर में पक्की करता हूँ मैथ्स। सबसे पहले मैं रीजनिंग करता हूँ, आराम से उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। पी की बात बताता हूँ, मेरे पास 25 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। फिर मैं मैथ्स करता हूँ, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन 25 क्वेश्चन में वहां भी बना देता हूँ, तो 100 में से 100 हो जाता है मेरा पेपर में, बॉक्स में भी, और मेरा पेपर में भी हुआ है। लेकिन वहां क्या हुआ, एडिक्टिविटी के आने से थोड़ा इंटरफेस में चेंज हुआ है, जो कि मुझे पता था इंटरफेस में चेंज होगा, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट में जब देखा मैंने इंटरफेस, तो क्वेश्चंस, लैंग्वेज थोड़ा सा बिल्कुल अलग सोच में, उससे परफॉर्मेंस में और बच्चों के तो मुझे पता नहीं, मेरी परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट है एडिक्टिविटी के इंटरफेस। उसमें क्या है, वो क्वेश्चन जो है वो पूरा, हर क्वेश्चन मैथ्स का ऐसे आया था बहुत लंबे में, है ना। और मेरे को हर क्वेश्चन इधर उधर स्लाइड करना पड़ रहा था, मेरे को जूम इन जूम आउट समझ में क्या, वैसे भी देखा था उनकी शॉर्टकट की भी काम नहीं कर रही थी। और बाकी पूछा पूछा कुछ रिस्पॉन्स नहीं था वहां, जब जो वहाँ पे पेपर करवाए थे उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने तो फटाफट पेपर ही दिया। तब मेरे फिर इसमें मैथ्स में जो मेरा मैथ्स में लास्ट में 22 क्वेश्चन करे, मतलब बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग हुई है मेरी इसमें, ठीक है। और बाकी जी नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, 135 नंबर आए। और लेकिन मुझे पता नहीं था होगा नहीं होगा, क्योंकि एडिक्टिविटी मेरा मेरा बिल्कुल ही बाहर था मेरे से। क्यों? क्योंकि 140 कट ऑफ जाती है, युवा कैटेगरी मेरी वैसे ही है, सबसे हार्ड कंपटीशन वाली कैटेगरी। तो 135 मार्क्स था, और इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदल गया था। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा माइनस भी हो सकता है मार्क्स, मेरे को उम्मीद बिल्कुल बाहर था कि मेरे का बस देखूंगा क्या होगा सीजीएल पे। सीजीएल प्री के बाद मेंस की तैयारी तो मैंने छोड़ी थी, सच बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो 135 मेरे मार्क्स आए। फिर अब ज्यादा टाइम नहीं होगा, वो मेन जो थंबनेल का आइकन है, मेन जो टॉपिक है ना, वो इसे 350 कैसे किया मैंने। तो सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस वीडियो पे व्यूज कब आएंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में व्यूज में तो कम आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। लेकिन मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप देखोगे ना बाद में पूरी अगर सुनोगे तो आपको सही लगेगी, फिर आप लाइक नहीं करोगे। तो 250 से फिर मैंने 18 दिसंबर को बीच में मेरे प्रिपरेशन इसलिए छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे अक्टूबर में मेरे को 20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि मेरे घर से कोई एडमिट था, घर से या क्लोज रिलेशन में मेरा कोई एडमिट था, तो मुझे 20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई, फोन फोन लेके जाता था ना, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई, आना जाना वो हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में लोगों की लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती, वो हॉस्पिटल में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी, ठीक है। और तो फिर 18 फिर मैं दिसंबर में आ चुका था, और फिर मैं 18 दिसंबर को जब प्री का रिजल्ट आया, मेरा हो गया, तो 136 पे कट ऑफ मेरा 135, और मेरा हो गया, तो मैं खुश, बढ़िया। मैंने कहा एक चाहे मेरी कट ऑफ 1 नंबर से क्लियर हो, चाहे 10 नंबर से क्लियर हो, प्री होता है क्वालिफाइंग, सारे गेम सारे गेम में आए, तो उसमें ये नहीं होता कि 170 वाला फायदा है और 140 वाले को नुकसान, ऐसा कुछ नहीं होता, बस प्री को क्वालिफाई करना होता है, बस मेरे को क्वालिफाई हो गया। बहुत बड़े तरीके से मैंने मार्क्स देखे, मेरे 11 मार्क्स इंक्रीज हुए, बोनस क्वेश्चन मेरा एक भी नहीं हुआ, एक ही शिफ्ट थी जिसमें एक दो शिफ्ट थी जिसमें बोनस क्वेश्चन नहीं हुआ है, मतलब तो वो मेरी शिफ्ट थी अनलकी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, हार्ड क्वेश्चन थे जीके के भी, इंग्लिश के भी, और मैथ्स और रीजनिंग में इतना टाइम लग गया ना, वो मैथ्स और रीजनिंग के अभी इसमें है नहीं, हो गया मेरे मैथ्स रीजनिंग में भी जो मुझको दोबारा अटेम्प्ट करने थे ना लास्ट में, जो मैंने छोड़े थे वो हो सकते थे मेरे से। और इंग्लिश में भी मेरा कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन रह गए, तो मेरा पेपर थोड़ा टाइम कम पड़ गया, क्योंकि जूनियर दो माउंट की वजह से, तो इसलिए मेरे प्री में कम नंबर आए। तो अब फिर जब वो आया मैं तो, और 1 महीने बाद डेट, मैंने तो सोचा था कि अगर मेरा होगा भी तो मार्च में होगा, पता नहीं कब होगा मेंस, बिल्कुल प्रिपरेशन मेरी ऐसी थी, छोड़ सी थी मैंने, क्योंकि मेरा एक एनटीपीसी का पेपर अच्छा हो गया था, तो मुझे लगा एनटीपीसी में फंस जाएंगे, लेकिन ड्रीम मेरा सीजीएल था। तो जैसे मैं पास हुआ ना 18 दिसंबर को, तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब 30 दिन है, मैं तो उसमें जान लगा देंगे इस 30 दिन में, क्योंकि मेरे दोस्तों का ग्रुप बना था 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे पता चला लोगों के 160 170 मार्क्स आए हैं। तो एक्चुअली मुझे को थोड़ा सा वो लगी,
मेरे तो बहुत कम मार्क्स है, मेरे को इन लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा सीजीपीए में होगा। मेरा प्री मतलब मेरा अच्छा था, मॉक में बेकार स्कोर आया मेरा, और मॉक भी मतलब पेपर में बेकार स्कोर आया, मेरा कैपेसिटी अच्छी है। तो फिर मैंने मेंस का मॉक लगाया, ऑलिव बोर्ड का था, मैं पूरा ऑलिव बोर्ड दे रहा था, मेन टेक्स्ट बुक के भी दे रहा था मैं भी, बहुत कम दे, लेकिन टेक्स्ट बुक के मैंने कम दिया। तो ऑलिव तो मैंने ना एक ये पेपर लिया, ये पेपर है, मैंने एक पेपर लिया ऑलिव बोर्ड का, सब्सक्रिप्शन ले रखा था, लाइव वीकली मैंने लाइव आते थे ना, वो भी छूट रहे थे। तो मेरे पास मौका था, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन था कि मैं 18 दिसंबर में भी जुलाई अगस्त के लाइव मॉक दे सकूं। मैंने वहां पे ऐसे जुलाई लिखा, 5 डेट लगा दी, अगस्त लिखा 5 डेट लगा दी, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी लिखा, मैंने लाइव मॉक्स देने शुरू करे, और वो भी लगातार 2 हफ्ते में एक लाइव देते हैं ना, लाइव मॉक्स देने शुरू करे लगातार। मेरे 250 आए। फिर मेरे को बहुत वो हुआ, उस टाइम मतलब लोग अपने स्कोर कार्ड शेयर कर रहे थे उसी मौके, तो मेरे लोगों के 280 300 320, तो मैं सबसे कम चल पीछे चल गया। मैंने जैसे फिर मेरे को अब ये है जिसकी 250 है ना, तो आपको क्या करना, नाराज नहीं होगा, मतलब दुखी नहीं होगा ना, तो मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आपको उसको चैलेंज देना है, क्यों नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूँ। और ये नहीं सोचना कि 250 में सीधा 350 की छलांग मारूं, ये इम्पॉसिबल है। ये ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। 250 से क्या आपने 250 मौक दिया, या मैं बहुत मौक नहीं दूंगा, ऐसा मत सोचना कि मैं 250 दिया तो 250 मौक आया स्कोर, अब मैं मौक सुनूंगा, मैं सारा सिलेबस फटाफट पढ़ूंगा, मैं सीधा मौक दूंगा 350 आएंगे मेरे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है मतलब। और लेकिन धीरे धीरे भी एक दो तरह का होता है, धीरे धीरे मतलब मॉक धीरे धीरे का मतलब ये नहीं 2 साल में, धीरे धीरे का मतलब मॉक बाय मॉक, ठीक है। तो मैंने अगले दिन मॉक दिया, तो फिर 260 आया दोबारा, मैंने एनालाइज कर दी, तो फिर ऐसे एनालाइज करने में टाइम कितना, तो मुझे लगा ऐसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और एनालाइज कैसे करना है, मैथ्स की जो फिर आपको देखिए कि मैथ्स आपने अलग, वो जो स्टेट वाला प्रिंटर वाले पेपर ले लो, मैथ्स 4, ठीक है, एक पे लिख दो मैथ्स, एक पे लिख दो रीजनिंग, एक पे लिख दो इंग्लिश, एक पे लिख दो जीके। तो मैंने ये किया था, आप भी कर सकते हो, देखिए मर्जी। तो मैथ्स में फिर मैंने जब मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए, तो मैंने देखे जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए ना, रेस वाला क्वेश्चन मैंने रेस लिख दिया, जो टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए मैंने टॉपिक लिख दिया, प्रिज्म पिरामिड में मैंने टॉपिक लिख दिया, प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हर क्वेश्चन मैंने वो टॉपिक लिख दिया। फिर मैं आपको अपने वीक टॉपिक्स निकालने हैं बॉक्स में, बॉक्स जब दे रहे हो ना, आपका सिलेबस फिलहाल सिलेबस भी कंप्लीट हो रखा हो, बॉक्स जब दे रहे हो फुल नंबर तैयार हो, लेकिन आपका कोई भी बॉक्स में हार्ड क्वेश्चन भी लगा ना, तो वो आपको एक कागज पे लिख देना है, वो हार्ड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और उस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में, पूरा दिन तो मॉक दोगे नहीं, तो फिर उस टॉपिक को करना है। फिर अगले मॉक में वो 2 क्वेश्चन, मान लो रेस के 2 क्वेश्चन आ गए, आपके पहले मॉक में गलत थे, तो आपने फिर रेस के लगाए क्वेश्चन, आपने एक कागज उस कागज पर रेस लिखा, तो फिर आपने फिर रेस पे अच्छे से 10 कंसेप्ट देखा, 30 क्वेश्चन लगाए, हर टाइप रेस की पीवाईक्यू, तो रेस के 100 होते हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप स्मार्टली तरीके से काम करना है, लास्ट के दिन में आप टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना ज्यादा स्मार्टली तरीके से काम करोगे ना, फिर आपके रेस के हर आपको एक तरह के क्वेश्चन 50 में लगाने, आपको हर तरह के क्वेश्चन लगा के देख लेने फटाफट, एक टाइप का एक क्वेश्चन, हर टाइप का एक क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको हर टाइप कवर हो जाना चाहिए। अब एक टाइप लेके बैठ गए, उसको मैं तो उस पर 50 सवाल लगाऊंगा, फिर दूसरे टाइप लगाऊंगा, तो ऐसे वो 10 टाइप में से आपको 2 ही टाइप हो पाएंगे, टाइम इतना है हमारा, सारे टाइप कवर करनी है, ठीक है। और फिर रीजनिंग में भी यही रहा, ऐसे जो मेरे रीजनिंग में तो मतलब अच्छे थे स्कोर, रीजनिंग में जो मेंस में टॉपिक ऐड होता है ना, वही थोड़े हार्ड होते हैं, जो प्री से मेंस में एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है, वही थोड़ी सी हार्ड करती है, इनइक्वालिटी और वगैरह। एनालिटिकल रीजनिंग में वो आ जाता है कंक्लूजन 1 फॉलो, कंक्लूजन 2 फॉलो, इन्फरेंस फॉलो, है ना, और सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो रीजनिंग थोड़े टाइम टेकिंग होती है, लेकिन रीजनिंग में भी मेरे इंप्रूवमेंट आने लगी, तो मेरे स्टार्टिंग में, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई 250 से। आपको क्या करना है, मैंने पहले भी ये रैंक बोली, अब मैं दोबारा ये रैंक बोल रहा हूँ, दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले ध्यान दें, आपको 250 से अगर आते हैं, तो आपको ये सोच, आपको बहुत टारगेट होता है 260 लेके चलाऊँ मैं अगले में, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, छोटे छोटे टारगेट्स बनाना बहुत जरूरी है। फिर आप सीधा ये सिर्फ 260 फिर अपने पेपर पे लिखना, एक मॉक देने से पहले एक माइंड में होना चाहिए कि मैं पिछले मौके में कितना किया, तो उस मौके में 260 लाऊंगा। फिर आप सोचोगे ना, आप
मॉक देने से पहले आइडिया सोचा तुम, इतने मॉक का कितने नंबर लाने, ऐसे ही मॉक में ऐसे ना नंबर वो मॉक देने लग जाओ, फिर बाद में वो 260 आएंगे तो आपको टारगेट जब अचीव होगा तो खुशी होगी। इसलिए खुशी अपने आप खुशी होना भी बहुत जरूरी होता है। फिर आगे के मॉक्स के लिए फिर तो वो होता है मोटिवेशन मिलता है। फिर आगे फिर हम थोड़ा सा वीक उसकी सेकंड मॉक की जो वीक टॉपिक्स होते हैं उसको एनालाइज करेंगे। ऐसे ऐसे करके अब मॉक्स में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ मॉक्स से इतना प्रैक्टिस होती है। मॉक्स जहाँ है, अगर मॉक अगर कंप्यूटर है ना, उसका हार्ड क्या है, ब्रेन हार्ड क्या है उसका, सीपीयू है ना, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो इस एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मॉक्स लगाना और उनको अच्छे से एनालाइज करना। मैथ्स अगर सिलेबस कर रहे हो आप, मॉक पीडीएफ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो कि जितना भी कर रहे हो वो सब एक तरफ है और मॉक्स लगाना एक तरफ है। सेक्शनल मॉक्स लगाओ, मॉक्स लगाओ, वो सब एक तरफ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स और उनको अच्छे से एनालाइज करना, वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना है। मॉक्स आपको मॉक्स आपको आपकी इमेज दिखा देते हैं कि आप कहाँ खड़े हो, परसेंटाइल कहाँ खड़े हो। तो खाली मॉक्स ठीक है, और आपको बहुत स्कोर करना चाहिए। और फिर जीके में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, जो जो क्वेश्चन में टॉपिक्स गलत हो रहे थे, जैसे मेरे 1 वर्ड्स गलत हो रहे थे, पीडीएफ तो आराम से हो जाते हैं, है ना। और सिनोनिम्स इंटरनल्स भी थोड़ा बहुत रिलेट करके मेरे से हो रहे थे। स्पेलिंग बहुत ईजी हो गई मेरे 1 वर्ड, क्योंकि ऑल बोर्ड 1 वर्ड ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू आ जाता है ऐसे। हाँ, ऑल बोर्ड पे मेंस लेवल, एक तो मेंस लेवल बस ऑल बोर्ड का मॉक टेस्ट। तो ऐसे मेरे 1 वर्ड तो मेरे 1 वर्ड प्रैक्टिस कर लास्ट ईयर लेटेस्ट पेपर में 1 वर्ड्स लगा। ऐसे टॉपिक तो जो जो अभी कमियां दिख रही होती है ना मॉक्स में, वो आप एनालाइज करनी है, उन पे काम करना है। अब आपके पास एक तरीका है कि आपको पूरा सिलेबस भी करना है कवर, लेकिन स्मार्टली कम करना पड़ेगा। आपको पहले कमियां दूर करनी है। अब पूरे सिलेबस में मतलब इतनी बड़ी किताब है, उस पूरी किताब में ना आपको जो अच्छा जो आप आते हैं ना उस पर मतलब लास्ट में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। लास्ट में बहुत सेकंड थिंग जो था, लास्ट में जो टाइम था ना, तो मैंने बताया अभी तो स्टार्टिंग है तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, आप सुन सकते हो कैसा करना चाहिए आगे के लिए भी। ये थोड़ी वीडियो आगे पर्पस से के लिए अच्छी होगी, एक बार सुन लेना आप भी और बाद में भी सुन, जब असली में जब सीजे 26 के मेंस के टाइम पे भी सुनना सही है। तो और इंग्लिश में भी एसटीएफ कॉम्प्रिहेंशन की अलग से प्रैक्टिस करी, थोड़ी सी इंग्लिश की वीक थी तो इंग्लिश माध्यम ऐप डाउनलोड किया, उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी करा, ठीक है। इंग्लिश माध्यम ऐप है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता तो वहां से मैंने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी। जीके के मैंने जीके के जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता था, एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री सबकी इम्पोर्टेंट, सबके अच्छी होती है। मॉडर्न से मैं मार्क्स नहीं करता था, मीडियल से मार्क्स एंशिएंट से करता था। एंशिएंट में भी किस टॉपिक से कट रहे हैं मैंने वो देखा, मेरे को गुप्ता डायनेस्टी के ऐसा पर्टिकुलर डायनेस्टी से क्वेश्चन याद नहीं थे। मेरे को महाजनपद याद नहीं थे, महाजनपद मैंने मेंस से कुछ दिन पहले याद करे, कैपिटल से याद करे। तो आपको मॉक से एक वो देखना है, जीके में कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जीके बहुत वाइड है, तो आपको एक भी आप एनालाइज आपको देखना है, एक्चुअल में लिखना है। जैसे केमिस्ट्री में मेरे को केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल में एलएमएन पूछ लेते हैं डायगोनली वाला। तो ये ऐसी ऐसी चीजें लिखनी है आपको उस एक साइज पेपर, फिर वो चीज स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर वही चीज अगले मॉक में आनी तय है। फिर वो चीज अगली मॉक में टाइम होगा, फिर वहां से आपके नंबर बढ़े। फिर दूसरा अगला मॉक हो गया, फिर आपको वो पिछले मॉक कमियां दूर होगी तो आपको वो स्कोर होगा। फिर उस मॉक में जो आपकी कमी होगी वो आप कागज पे लिखो, फिर वो आप कागज वो पूरी करो, अपनी कमियों को वो करते रहो, अपनी कमियों पे काम करना है। मॉक्स देना है और मॉक्स में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको देखना है, उन पे इतना ध्यान नहीं देना। मेन ध्यान उन पे देना है जो अनअटेम्प्टेड है और रॉन्ग है। कि मैंने उन क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है, उन क्वेश्चन पे नहीं, उन क्वेश्चन की टॉपिक्स पे ध्यान देना है। जैसे ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हो रहा है, ये कहाँ से बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बॉक्स में स्कोर बनाया। करंट अफेयर्स अच्छे से याद करें। मॉक्स दिन में 2 दिए थे मैंने, 2 मॉक्स देता था और एनालाइज करता था। 2.25 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते थे एक मॉक। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, 2.25 घंटे का मॉक होता है। 1 घंटा एक सेक्शन, 1 घंटा एक सेक्शन, 15 मिनट 2.25 घंटे और 45 मिनट कम से कम लगते हैं एनालाइज करने में। 3 घंटे का तो 6 घंटे तो मेरे मॉक्स में निकल गए। सुबह मानो
अगर मैंने सुबह 9 बजे से प्रिपरेशन करी तो 3 बजे तो लगातार तो होता नहीं, 3 घंटे फिर 2 स्लॉट मैंने वॉक में लगा रखे, ठीक है। और एक स्लॉट फिर कंप्यूटर का था, कंप्यूटर भी पढ़नी थी, कंप्यूटर खाली कंप्यूटर है मेरे, कंप्यूटर में मेरे 24 नंबर है, यूआर कैटेगरी से सीबीटी क्लियर है। जहाँ लोगों के 18 नंबर नहीं आए आ पाए, बहुत बच्चे फेल हुए ना कंप्यूटर, हमारे सीबीटी क्लियर है तो इसलिए अब मैंने बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ी और 24 नंबर तो आए, सीबीटी को क्लियर हुई अच्छी से। और जीके में भी आप मेरे परमार सर की बुक फॉलो करी दोनों, ठीक है, इससे मुझे फायदा मिला। थ्योरी में एकदम मैं डीप में नहीं था, वो थ्योरी वाली बुक है ना फैटमैन, तो फैटमैन अब उसको लास्ट टाइम तो उसमें ना आपको स्मार्टली पढ़ना है वो, तो मैंने क्या किया, फोन लिया चैट जीपीटी चैट जीपीटी थोड़ा सा गलत बताया था, इसलिए मैंने हटा था चैट जीपीटी से पढ़ना बंद कर दिया था, गूगल जेमिनी स्टार्ट किया, गूगल जेमिनी से पढ़ना चैट मैंने फैटमैन अब पूरा कौन पढ़े, मेरा फैटमैन की फोटो खींची और जेमिनी पर अपलोड कर दी। मैंने कहा इसको जल्दी से इस पूरे पेज को जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, इन शॉर्ट में समराइज कर दे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैंने ऐसे फटाफट पढ़ा। इकोनॉमिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग थी, मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो हिस्ट्री भी मेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो हमारे टॉप अब लास्ट टाइम पे जो हमारे टॉपिक्स पक्के हैं ना उनको फटाफट रिवीजन करना है, और जो टॉपिक कच्चे हैं उनको भी काम करना है ना। लास्ट जो कहते हैं ना कि लास्ट के दिनों में नया नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट के 2-4 दिनों में नया नहीं पढ़ना चाहिए, तो लास्ट का 1 महीना है उसमें आप नया उसको पढ़ना पड़ेगा नया, फिर नहीं पढ़ोगे नया, वो नया ऐसा नहीं है कि नया है तो पेपर में इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, अरे जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ोगे चाहे वो नया हो, वो तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। लास्ट का वो लास्ट के 1 या 2 लास्ट के 2 डेज या 3 डेज होते हैं जिसमें नया बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल रिविजन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको हर बॉक्स में ज्योग्राफी का ऐसे करना पड़ेगा, ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो, एक उस टाइम पे 1 महीने में इतना पढ़ा था मैं, मतलब बहुत टाइम से 1 महीने में जितना पढ़ सकता था ना, जितना ज्यादा पढ़ सकता था मैं उतना पढ़ा, और एक थोड़ी देर उस टाइम कुछ चीज और बोलूंगा फिर वीडियो खत्म कर दूंगा। अब मेन 2-3 बातें सुन लो, ठीक है। जब आप सुबह उठो मान लो 9 बजे और रात को 9 बजे आपने पढ़ाई बंद हो, तो आप 12 घंटे तो नहीं पढ़े, क्योंकि उस 12 घंटे में मान लो आप 7-8 घंटे पढ़ रहे है ना, तो उस घंटे एक तो उसको फोकस से पढ़ना, साथ के चाहे आप अपने आर्ट्स ना डिक्रीज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एसएससी का एस्पिरेंट हो, स्टार्टिंग एस्पिरेंट है, रिपीटेड एस्पिरेंट है, तो 2026 में देगा, तो आप 8 घंटे पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ भाई 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने ये मत सोचो कि मैं 8 घंटे पढ़ के रात को सोते हुए ये सोचो कि यार मैंने क्या पढ़ा, आज कुछ फायदा हुआ या नहीं, तो आपको अपने आवर्स कम कर लो चाहे, लेकिन अपना एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज कर लो। आज की जगह 5 घंटे पढ़ लो चाहे, लेकिन एफिशिएंसी आनी चाहिए। जो मेन टॉपिक, जो मेन इंप्रूवमेंट होगी ना बॉक्स में या ओवरऑल एसएससी के जो बॉक्स, देखो सिलेबस कवर करो या जो भी करो, इंप्रूवमेंट दिखती है आपको बॉक्स में, मेन आपको दिन में आप आवर्स कम कर सकते हो, लेकिन उस 1 आवर के अंदर की एफिशिएंसी बहुत होनी चाहिए, उस 1 आवर के अंदर आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, फोन बिल्कुल साइड होना चाहिए, सिर्फ बिल्कुल फोकस से पढ़ोगे फिर वो याद भी रहेगा जल्दी, बिल्कुल फोकस से पढ़ो, एक बार में एक चीज पढ़ी मेरे को याद रही, अगर फोकस से नहीं फिर वो आप 8 घंटे पढ़ लो बिना फोकस के पढ़ लो ना, तो आपने वो चीज पढ़ ली, पेपर में आएगी वही चीज, कंफ्यूज हो गए वहां 2 ऑप्शन है आप गलत कर दिया जाओ, तो फोकस से पढ़ना जरूरी है। और अब रात को सोते हुए आप दिन में इतना पढ़ो, मतलब कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो अपना, और रात को सोते हुए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, आप तो मौसम की तरह भी आ ना, आप पॉजिटिव रहना चाहिए, अरे यही पॉजिटिविटी तो बहुत बड़ा रोल है। एक ऐसा ही अंडररेटेड टॉपिक है जो मैंने और टीचर से नहीं सुना कि पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी का क्या मतलब है, बहुत बच्चे को लगता है जैसे सीजन भी होगा, बहुत बच्चों के दिमाग में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत बच्चों को, लेकिन उनके अंदर दिमाग में ये है मेरा नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेकार भी हो ना तो भी आप पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरा होगा, मैं कर सकता हूँ, आपके माउथ
जीके में 75 में से कितनी खराब जीके हो, कितनी खराब इंग्लिश हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। और खाली पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होगा कि अब हाँ मैं सुबह के पॉजिटिव, हाँ मेरा होगा और सो गए, ऐसा बोलो। आपको थिंक में पॉजिटिव रखना है, और फिर जब पॉजिटिविटी आएगी ना तो फिर आपको अंदर से वो होगा, मेरा हो सकता है, लेकिन चलो मेरा हो तो सकता है, लेकिन होगा कैसे, फिर वो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा वो। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ, अपना कुछ ही टाइम, एक दो साल दे दो, आपका जो भी है। अब ये सोच के पढ़ो कि इस बार दे दूंगा, इस बार जो मुझे एग्जाम देना है ना, आखिरी बार एग्जाम देना मुझे। कुछ लोग देते हैं बार बार अटेम्प्ट, उनका लगे, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं, एक बार गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस, फिर छुट्टी, फिर हमें पढ़नी देगा बस। सीजीएल पे अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो एक बार उनको ना एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको लेवल 6 या 7 मिल जाए। लेवल 6 या 7 मिल गए तो आपको दोबारा गवर्नमेंट जॉब लेवल 6 या 7, और वो भी होम पोस्टिंग के आसपास ही, होम के आसपास ही मिलते ना, होम टाउन के, फिर आपको दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी तैयारी। और मेन बात, जैसे मैंने लिखा हुआ था 250 से 350 लिखा है डिस्क्रिप्शन, थंबनेल में आप चेक करो, लिखा है 250 से 350। तो मान लो आपने कोई बच्चा है 250 से 300 में, ऐसे ही मैं जैसे मैंने बताया, एनालाइज अपनी इम्प्रूवमेंट, कमियों के ऊपर काम करके वो 250 से 300 पर पहुंच गया, और वो किसी और कैटेगरी का है, वो किसी का, तो उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी उसकी परसेंटाइल भी अच्छी आ रही है, परसेंटाइल 99 आ रही है, मान, अरे 98 आ रही है, ठीक है। आपको फिर कभी, एक तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है अपने मॉक से, कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आ जाए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। आपके मैथ्स में 29 क्वेश्चन सही होंगे ना, तब भी खुश नहीं होना। आपको खुद देखना है मेरा एक क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया मेरा एक क्वेश्चन, मुझे तो मैथ्स, फिर मैथ्स में 30 में से 30 भी बन गए, रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ओवरऑल 180 सेक्शन 1 में 180 में 176 था, उसमें भी कुछ नहीं होना, मतलब पूरा टारगेट को जितना बढ़ा सको ना बढ़ा दो, अपनी कैपेसिटी को जितना बढ़ा सको बढ़ा दो। अब ऐसा वर्ड यूज करना चाहता, एक अजीब वर्ड यूज करूंगा, पूरा अपनी जो अपने दिमाग में बिठाए हो ना, कि एक टारगेट बिठाया हो 310 लाने में, को 320 लाने, टारगेट हटा दो बस, अब मॉक्स दो, मतलब मैं तो कह रहा हूँ टारगेट हटा दो, और अपना इतनी अच्छी मार्क्स 250 और मान लो 280 आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे 290 में ले जाओ, 300 में लेके जाओ, 310 पे लेके जाओ, 310 फिर लेके आते, फिर 310 पे स्टक ना हो, फिर और अपने अंदर ये फील लाओ 310 कम है मेरे लिए, मैं और आ सकता हूँ, ये फील लाओगे ना, और मेहनत करोगे, फिर 320 लाओ, उसमें अपने अंदर की फीलिंग आनी है कि ये वाला स्कोर इतना भी, दो फीलिंग होती है, कम स्कोर आए तो डिमोटिवेट नहीं होना, उस मेहनत करनी है, और अच्छा स्कोर आए तो मोटिवेट नहीं, ओवर मोटिवेट नहीं, बहुत अच्छा स्कोर, उसको भी आप पीछे छोड़ना है, अपने आप का कंपटीशन है आपका, सारे जिसने फॉर्म भरे वो आपको देखना ही नहीं कितने लोगों ने फॉर्म भरे, सीजीएल में 28 लाख 30 लाख कितने बच्चे ने फॉर्म भरा, कितनी वैकेंसी, अरे भूल, सीजीएल तो प्री वैकेंसी का चार्ट नहीं बनता, जो भी वैकेंसी एक बार देख लो बस, बार बार दिमाग मत खराब हो वैकेंसी और चीज देखने की कितने फॉर्म भरे, इसको अपने दिमाग में बिठाओ मत, सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ मेरे को पेपर दे जाना है, एक मेरे को 200 में से प्री में 160 तक लाने, मेरे को लाइन पे भी नहीं पास होना, कट ऑफ से जो लाइन पर पास होंगे वो भी अच्छी बात नहीं है, बट तो अभी प्री में अच्छी प्रिपरेशन करो, मेंस में फिर वो काम आती है, ठीक है, फिर वो एडवांटेज देती है, वो रैंकर्स को एडवांटेज देती है, जो प्री में लाइन पे पास हुए होंगे ना, तो उनकी लेवल या फिर वो फेल हुए होंगे, या उनकी लेवल 4, अगर उन्होंने ज्यादा मैथ करी होगी तो वो लेवल 4 है, कुछ ही एक्सेप्शन है, मुझे लगता है मैं भी एक्सेप्शन ही हूँ उसमें, जिसके 135 मार्क्स आए, वो बाद में लेवल 6 लेंगे, मैं मतलब मैं वो फिर सुप्रीटेंडेंट, तो मैंने वहाँ पे 3 मार्क्स इंक्रीज करे, और मेरा फाइनल स्कोर अभी आया नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरे 318 नंबर बैठ रहे हैं, मैथ्स में मेरे 76 बैठ रहे हैं, 80 आने चाहिए, और ऐसा नहीं कि मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ सकता था, वो वहाँ पे थोड़ा पैनिक कर गया, 2-3 जो हार्ड क्वेश्चन थे उसको उस टाइम पे आइडिया क्लिक नहीं कर पाया, घर पे आके वो आइडिया क्लिक कर पाया बिना किसी का सॉल्यूशन देखे,
10-15 सेकंड में वो थोड़ा सा, और 20 दिन में फिर ऐसे एक क्वेश्चन 87 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का आइडिया क्लिक नहीं करा मैंने, वो कैसे करना था, इजी था। जब वो आइडिया घर पे आके क्लिक किया और वो तो आसान था, ऐसे ही हुआ है। और जीके में मेरे 45 नंबर है, अच्छा स्कोर है 45 मेरे हिसाब से, मेरी जीके जैसी है ना उस हिसाब से, मैंने बहुत मेहनत करी है, 45 आए, ठीक है। और इंग्लिश में मेरी वीक है, उसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी है और मेरे 110 है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा स्कोर 318 है। तो अब मैं, ठीक है, ये वीडियो में मैं जनरल बताया कि मैंने मॉक्स में कैसे कैसे इंक्रीज किया, ठीक है। मॉक्स को समरी ऑफ द वीडियो इज कि आपको मॉक्स में कभी भी अपने मॉक्स से कम मार्क्स से डीमोटिवेट नहीं होना है, उसको आपको ऊपर लेके जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, डायरेक्ट बहुत ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ना है। और धीरे धीरे भर के मान लो एक अच्छा स्कोर आ गया, 310 आ गया ना, तो भी उस पर सेटिस्फाई नहीं होना, उसको और आगे लेके जाना है, ठीक है। आप बहुत 300, आपको ये समझना है कि आप बेस्ट हो, आपको भी कैपेसिटी बढ़ानी है ना 300। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, जो भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है वो सबसे बेस्ट है, उसको अंदर ही आप ये सोचो कि मैं बेस्ट हूँ, सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ, ये सोचो सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं 90 में से 90 ला सकता हूँ। आपके मैथ्स में 90 में से 65 आ रहे हो ना मेरे से, नहीं, मैं 90 में से 90 ला के दिखाऊंगा। और जिस दिन मेंस का रिजल्ट, मेंस का पेपर देने जा रहे हो, तब तब ऐसी प्रिपरेशन कर लो, और इतना कोई हार्ड होना है प्रिपरेशन करना, ये आपकी हार्ड वर्क, आपकी सोच के ऊपर होती है, ये मेंटली, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम स्ट्रॉन्ग बच्चे जो है ना, होशियार बच्चे नहीं, स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो जो उन बच्चों, वो बच्चे निकाल सकते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए है कि हाँ मैं तो भाई निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वीक हूँ, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, अपनी हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत है तो आप निकाल दो, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जो वीडियोस लाऊंगा ना मैं, वो ये है कि मैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताऊँ। मैथ्स में मैंने क्या किया, मतलब मेरे मैथ्स में मैंने यहाँ बताया था स्टार्टिंग में ही मैंने क्या करना, तो मैंने क्या किया 2024 में, 20 दिन में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग थोड़ी थोड़ी 10-15 मिनट की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में पूरे सारे सब्जेक्ट नहीं दूंगा, जिसको क्योंकि उसमें मान वो इसलिए बेकार रहते हैं, मान लो किसी सिर्फ जीके बेकार है, उसको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैं अलग अलग आपके लिए अलग अलग लाऊंगा, मैथ्स के लिए अलग वीडियो, रीजनिंग के लिए अलग वीडियो, इंग्लिश के लिए अलग वीडियो, जीके के लिए अलग वीडियो, और साथ में कंप्यूटर के लिए भी लाऊंगा। कंप्यूटर में क्या था, मेन तो कंप्यूटर ही गेम बना गया, बहुत लोगों को कंप्यूटर ही गेम बना गया, और बहुत लोगों को कंप्यूटर, क्योंकि कट ऑफ के कम जाने का रीजन, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ कंप्यूटर में फेल हुए, ये रीजन है। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट लेवल 6 कट ऑफ यूआर कैटेगरी से 317 गई। अगर कंप्यूटर या तो इजी रहता तो बहुत ज्यादा कट ऑफ ज्यादा जाती, और या कंप्यूटर में बोनस होता तो भी कट ऑफ बहुत ज्यादा बच्चे आउट से इन हो जाते, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्ट्रेटेजी वीडियो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कंप्यूटर भी पढ़ लो भाई, कंप्यूटर को हल्के वाले लोगे, जिन्होंने कंप्यूटर को हल्के में लिया और फेल हुआ है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को भी हल्के में लेना, ओके, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट टाइम तक बनी रहे मेरी वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।